डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने संविधान का तीसरा पार्ट लेकर के आए हुए हैं। और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो तीसरा पार्ट जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य और थोड़ा सा इसमें स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन संगठन को लेकर के हमने डाल दिया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य पर 45-50 क्वेश्चन बनाना एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से इसमें संगठन से भी रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को हमने इंक्लूड कर दिया है। और इसके पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट के रूप में संविधान का आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है, इसके पहले आपका भाग 3 के बारे में था, भाग 2 के बारे में था और भाग 1 यानी कि 1, 2, 3 पर जो भी क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना होती है वो एक पार्ट में हो गया। इसके पहले आपका एक और पार्ट है जो संविधान से रिलेटेड है और वो भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में है या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन नीति निदेशक तत्व मूल कर्तव्य से आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप लोग नहीं पे ध्यान नहीं देते बल्कि हैं पे ध्यान देते हैं। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ने वाली चीज होती है। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्व में दिया गया है, ये सही है। उसके बाद से अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। उसके बाद 44 में आपका एक समान नागरिक सिविल संहिता, ये भी सही है। जबकि आपका अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये आपका अनुच्छेद 48 में न दे करके अनुच्छेद 50 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन कि भारत के न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण व्यादेशित है। तो अभी हमने बताया कि आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत समाहित किया गया है। और इसी राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 50 के अंतर्गत कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण से संबंधित व्याख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो राज्य के कल्याणकारी आदर्श की घोषणा करता है और उसी कल्याणकारी आदर्श के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को प्रदान करता है या कल्याण की बात करता है। अगला क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 43A। और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 43A के अनुपालन में आपका, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 43A के अंतर्गत श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आपका मनरेगा की भी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो अभी पहले क्वेश्चन में सुमेलित नहीं वाले में हमने बताया कि अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सरकारों को निर्देशित करता है। छठवां क्वेश्चन कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी हमने व्याख्या के रूप में बताया कि राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ये गलत है, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ये भी गलत है, गांधी प्रजातंत्र को स्थापित करना ये भी गलत है। और इन सबका निचोड़ जो है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51। और इसी अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 51 में दिए गए हैं, जबकि 48 को में आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बात की गई है।
8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य के देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा, ये शामिल है। किसी भी कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। ये कानून के समक्ष समानता संबंधी जो प्रावधान है ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। उसी आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण 14 में ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, इस वजह से ये नहीं होगा। उसके बाद से आपका राज्य के किसी व्यक्ति को धर्म, जाति अथवा लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद, इसका जो वर्णन किया गया आर्टिकल 15 में किया गया है। अस्पृश्यता का प्रवर्तन आर्टिकल 17 में किया गया। यानी कि ये जो आपका नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल है तो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा और बाकी ये सारी चीजें क्या हैं, गलत हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि नीति निदेशक सिद्धांत हैं, तो नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं वाद योग्य नहीं माने जाते। मतलब अगर डीपीएसपी जो है अगर उसका राज्य पालन नहीं करता तो किसी भी दशा में उसके राज्य के ऊपर केस नहीं किया जा सकता, या ये कहा जा सकता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो इस तरीके से नीति निदेशक तत्व जो है वाद योग्य या वाद योग्य नहीं है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो वाद योग्य नहीं है और इस चीज का वर्णन आपका आर्टिकल 37 में स्पष्ट रूप से किया गया है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये जो धार्मिक राज्य की स्थापना की बात की गई है ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं माना जाता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन कि नीति निदेशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो हाँ, नहीं, विवादग्रस्त है, कुछ का। तो आंसर हो जाएगा आपका कुछ का। नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, उसमें से कुछ मूल अधिकार ही केवल शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है या प्रावधान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 43A। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार जो है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है। और जबकि काम का अधिकार, मद्य निषेध, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तीनों जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। 15वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है? फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो मद्य निषेध इसमें शामिल है ही, गौ संरक्षण भी शामिल है, पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है, जबकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये आपका राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट आपका केटी शाह का है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसकी संस्तुति या सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति। और इसी स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। जबकि बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो आपका पंचायती राज प्रणाली से संबंधित ये समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण का सुधार जो दिया गया है वो आपका 51 क के अंतर्गत। तो इसमें आपका 51 क में ही ये सारे क्या हैं, शामिल हैं। तो इस तरीके से डीपीएसपी के 51 क में आप डीपीएसपी नहीं सॉरी ये 51 क में ही आपका क्या किया गया, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार को शामिल किया गया कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन कि
कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसे संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जा सकता है, सही है। कौन सा सही नहीं है, तो ये संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जा सकता है, सही है। और स्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संविधान के कानून क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। जबकि उसे परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि परमादेश क्या होता है, तो हम आदेश देते हैं, तो ये परमादेश के द्वारा इसे नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, या फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को बनाए रखना या उसका पालन करना, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, यही आपका शामिल नहीं है। बाकी ये दोनों तो आपका मूल कर्तव्य में शामिल हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद तथा ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, ये भी आपका शामिल है। जबकि अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास आपका मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब अगले 21वें क्वेश्चन पे आते हैं, और 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य हैं? तो आपका ग्राम पंचायत, राष्ट्रध्वज या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर वन्य प्राणी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वन्य प्राणी। ये जो संरक्षण, एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो वन्य प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक भारतीय का मूल कर्तव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 11। अगला क्वेश्चन कि भारतीय मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो भारतीय मौलिक संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पंचायती राज का सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग टॉपिक या चैप्टर हो जाता है। और फिर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपका 10 आधार में न होकर के 36 से 51 तक में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि जुड़वा ओलीव। अब यहाँ से देखिए 20 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आपका हो गया ये। तब इसके बाद 25वां क्वेश्चन से आपका स्टार्ट हो जाता है स्टैटिक जीके से रिलेटेड, और इसमें संगठन से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं। संगठन में जैसे यूएनओ हो गया, उसके बाद से नाम हो गया, सार्क हो गया, उसके बाद से आसियान हो गया। तो ये जितने भी संगठन विश्व स्तर के हैं, सभी संगठनों से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो इसमें 25वां क्वेश्चन की जुड़वा ओलियो शाखा से पार्श्वित सफेद नक्शों के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी का है, या स्काउट गाइड्स का है, या राष्ट्रमंडल का है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। और 2 जुड़वा ओलीय पत्तियों और सफेद नक्शे के बीच में हल्के नीले रंग का ये झंडा जो है यूएनओ का झंडा माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि आसियान सदस्य कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आसियान में आपका इसका हम ट्रिक भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं, और ट्रिक आप लोग देख लीजिए। और इसमें शामिल है थाई फिश मले कमला नाम ब्रुनोई का। तो था से आपका थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ब्रुनोई, ये आपके आसियान के सदस्य देश के रूप में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है कि दक्षेस का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का सचिवालय जो है आपका ये काठमांडू में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है आपका पेरिस, फ्रांस में स्थापित है। अगला क्वेश्चन कि दक्षिणी ध्रुवीय संधि अंटार्कटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुआ था? तो ये आपका नाटो का नाम सुने होंगे, और नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो हस्ताक्षर हुआ था, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिसमैच हो गया है, तो एक ऑप्शन में थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा, और ये 1959 की जगह पे 1949 होना चाहिए। तो इस तरीके से नाटो ट्रीटी पर जो सिग्नेचर हुआ था वो 1949 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि नाम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नाम का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। और नाम क्या है? तो इसका भी हम फुल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। तो इसका है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसका हिंदी होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इसके बारे में आप लोगों को अगर देखना होगा तो पूरा स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूड किए हुए हैं और उसको वहां से आप लोग पूरा विस्तार पूर्वक टेकअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि दक्षेस देशों का संगठन है। तो दक्षेस जो है वो कितने देशों का संगठन है? तो दक्षेस जो है वो आपका कुल मिलाकर के 8 देशों का एक संगठन माना जाता है, जिसको शार्ट में कहते हैं सार्क। और सार्क के बारे में भी हम फुल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसी को दक्षेस के नाम से जाना जाता है। 33वां क्वेश्चन आपका यूएनओ के उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो बाल कल्याण के लिए कार्य करने वाली जो संस्था है उसे यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। अब इसमें चिल्ड्रेन शब्द आ गया, यानी कि बाल कल्याण के लिए ये काम करने वाली संस्था जो है यूनिसेफ है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर मैं आप लोगों को जल्द ही फुल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि सबसे पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो यूएनओ पे ही आपकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन चूंकि उसमें क्लियरिटी वगैरह उतनी नहीं है तो मैं फिर से इस वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसमें आप पूरा यूएनओ अगर आप टेकअप कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि यूएनओ से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है? तो कौन सा देश इसमें सार्क में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। और इसी सार्क के बारे में हम बताए थे कि आपका इस सार्क का भी शॉर्ट ट्रिक बताएं कि कौन कौन देश शामिल हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है अपनी एमबीबीएस, और उसी अपनी एमबीबीएस आप लोग वहां से टेकअप कर लीजिए। और उसी अपनी एमबीबीएस में कौन कौन देश शामिल हैं तो उससे ये नहीं वाला शब्द जो है आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय जिनेवा में। और इस जिनेवा में जितने भी मुख्यालय स्थित हैं इसका भी ट्रिक हम आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो आप लोग पूरा ट्रिक वगैरह देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आता है कि 36वां कि निम्नलिखित में से किनके 3 वक्तव्यों के पश्चात गुट निरपेक्ष अस्तित्व में आया? तो इसमें किन लोगों के द्वारा, जैसे कि नाम के बारे में हमने बताया कि नाम का फुल फॉर्म होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, या उसकी इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात हुआ था वो नासिर, टीटो और नेहरू। तो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद से मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम नासिर, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो। और इन्हीं लोगों के सहयोग से ये नाम जो है अस्तित्व में आया था। और इसके बारे में भी फुल वीडियो हम प्रोवाइड करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकासशील देशों के संदर्भ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय जो है आपका ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि तेल निर्यात करने वाले देशों ने एक व्यापारिक संस्था बनाई जो जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओपेक। अगला क्वेश्चन कि कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं? तो यूएनओ के सदस्य देशों की कुल संख्या आपका 193। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि 193वां सदस्य देश कौन बना, या हाल फिलहाल का यूएनओ का सदस्यता धारण करने वाला देश कौन है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 41वां आता है कि संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संघाई सहयोग संगठन के संबंध में इसका गठन 2001 में हुआ, ये आपका सही है। उसके बाद से भारत इसका सदस्य देश नहीं है। ये आपका
गलत है, क्योंकि भारत भी संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है। उसके बाद से आपका कुल 8 देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका गठन जो है 1 और 3, गठन जो है आपका 2001 में हुआ और उसके बाद से 8 देशों के सहयोग संगठन को मिलाकर के संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, जबकि भारत, रूस, पाकिस्तान ये सभी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा G8 का राष्ट्रों का सदस्य नहीं है? तो G8 सदस्य देशों में आपका रूस भी शामिल है, ब्रिटेन भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, जबकि स्पेन आपका शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO के नाम से जाना जाता है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके पीटर सदरलैंड। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूएनओ की स्थापना की गई थी और उसी दिन यह विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 5, और 5 स्थायी सदस्य का भी ट्रिक हम बताए हुए हैं, जिसका ट्रिक है ABCFR, और ये 5 अल्फाबेटिकल अक्षर से 5 बड़े मजबूत देशों का नाम निकलेगा। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस और R फॉर रूस। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट यूनिसेफ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का जो प्रधान कार्यालय या मुख्य कार्यालय स्थित है वो आपका पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देश की सहायता करता है उनके भुगतान संतुलन में, उनकी लघु असामान्यता को अवधि के दौरान, उनके भुगतान संतुलन में दीर्घ असाम्यावस्था अवधि के दौरान, आर्थिक और मौद्रिक मामलों के परामर्श देकर, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। तो इस तरीके से आपका ये लगभग 48 क्वेश्चन का सेट हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। और अब अगला जो सेट आएगा वो आपका राष्ट्रपति, क्योंकि आपका संविधान का भाग 1 भी हो गया, भाग 2 भी हो गया, भाग 3 भी हो गया, उसके साथ साथ 4 भी हो गया, 4 क भी हो गया। अब हम लोग भाग 5 पर एंट्री मारेंगे और भाग 5 में राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और पहले मैं इन सारे क्वेश्चन को अपने टेलीग्राम चैनल गिरी सर क्लासेज पे मैं डालता हूं, तो आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लिया करिए और उसके बाद जहां जिस क्वेश्चन में डाउट हो तब जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे व्याख्या के साथ इसका आंसर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और उस व्याख्या में एक व्याख्या के साथ साथ आपके कई प्रश्नों का सलूशन उसमें मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।